करते हैं भारत संविधान में अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, तो संविधान हमने पहले पढ़ लिया है थोड़ा बहुत। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा, संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और परस्पर अंतर संबंधों के बारे में नहीं बताता, और भी चीजें देता है। संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखता है और ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त हों। ठीक है, सिर्फ संविधान में ये नहीं लिखा था कि सरकार कैसे बनेगी, कौन चलाएगा, कौन चुनेगा। ये भी होता है कि सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, मौलिक कुछ अधिकार दिए नागरिकों को, ठीक है, जिसको छीना नहीं जा सकता। तो इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में निहित यानी लिखा गया मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान के कौन से भाग में है, थर्ड पार्ट में है मौलिक अधिकारों का। ठीक है, संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है कि मौलिक अधिकार आप कितना इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको बोलने का अधिकार है तो कितना बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसके कुछ सीमा भी हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है, कुछ बात वो भी है। ठीक है, बीते हुए 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप जो है, बीते हुए 6 दशकों में पिछले 60 सालों के अंदर अधिकारों का स्वरूप जो है परिवर्तित भी हुआ है। ठीक है, और कुछ विस्तृत भी हुआ है, कुछ आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, व्याख्यान की में आगे बढ़ा दिया गया उसको। तो क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से संविधान देता है, उन अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है, फिर न्यायपालिका की क्या भूमिका है, और फिर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, ये सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो अधिकारों का महत्व क्या है। ठीक है, अधिकारों का महत्व क्या है। तो 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली थी। ठीक है, सरकार ने कुछ निर्माण कार्य करवाए थे, कुछ एशियाई खेल होने थे भारत में कहीं पे, तो सरकार ने कुछ ठेकेदारों को काम दे दिया, टेंडर दे दिया कि काम करवाने के लिए। उसमें फ्लाईओवर और स्टेडियम बनाए, कई फ्लाईओवर स्टेडियम बनाए, और ठेकेदारों ने क्या किया, देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। ठीक है, लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दिशा से काम लिया गया, जो मजदूरों से बहुत ज्यादा काम लिया गया और वेतन कम दिया गया और ज्यादा समय तक काम लिया गया, मतलब बहुत दयनीय दशा थी मजदूरों की। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन किया और उसको अध्ययन करके उसको सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। समाज वैज्ञानिकों ने उसकी अध्ययन किया उस स्थिति का, मजदूरों की स्थिति का, और सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने दलील क्या दी थी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना क्या होता है, बेगार होता है और बंधुआ मजदूरी होता है, और ये जैसा कि बंधुआ मजदूरी जैसा है, और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना, शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं वो ठेकेदार। तो न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार किया और सरकार को निर्देश दिया कि वे इन 1000 मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाएं। तो ये समझ गया कि अधिकारों का महत्व क्या हुआ, कि अगर अधिकार नहीं होते तो क्या वो समाज वैज्ञानिक उनके लिए जा पाते सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय जाते तो फिर सर्वोच्च न्यायालय सरकार को निर्देश देती। जब लिखा ही नहीं गया ऐसा कुछ तो फिर कोई काम क्यों करता उसके लिए। ठीक है, तो क्योंकि अधिकार लिख दिए गए थे तो इसलिए समाज वैज्ञानिक जो थे उन्होंने उनकी जायजा लिया और देखा कि दयनीय स्थिति है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया इस चीज के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, एक और उदाहरण दिया गया है कि मच्चल लालूंग को जब गिरफ्तार किया तो वो 23 साल का था। ठीक है, और एक गांव में रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया, वो पागल पाया गया। ठीक है, और चिकित्सा के लिए उसको तेजपुर के एक अस्पताल में भेज दिया गया। तेजपुर के अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने फिर जेल अधिकारियों को 2 बार चिट्ठी लिखी कि जो लालूंग है वो स्वस्थ हो चुका है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है,
उसके बाद लालू जो था न्यायिक हिरासत में बना रहा, वहीं अस्पताल में ही न्यायिक हिरासत में पड़ा रहा। ठीक है, फिर उसको 2005 में जेल से छोड़ा गया। तो उस समय वो 77 साल का हो चुका था। कब आया था वो जेल? 23 साल का। जो अस्पताल न्यायिक हिरासत में कब आया था? 23 साल में आया था, और 77 साल का हो गया तब उसको छोड़ा गया। मतलब वो 54 साल तक हिरासत में रहा। किस लिए? सिर्फ किसी को उसने गंभीर चोट पहुंचाई थी। ठीक है, और इस दौरान उस पर मुकदमे की एक भी सुनवाई नहीं चली। ठीक है, बिना सुनवाई के उसको जेल में रखा गया। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालूंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। तब उनको पता लगा कि ऐसा व्यक्ति भी है जिसपे कोई मुकदमा भी नहीं चल रहा है और वो फिर भी 54 साल से हिरासत में है। तो समझ रहे हो? तो उसका पूरा, मतलब ये 2 आर्टिकल के बारे में बता हाँ दिया है। हाँ, तो मतलब उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ना हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। जो लालूंग था, उसका मुकदमा उस स्थिति को संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। संविधान ने अधिकार तो दे दिए लेकिन व्यवहारिक रूप से उसको प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, तो इसलिए उसको भुगतना पड़ा जो चीज नहीं भुगतनी थी उसको। इस प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, जिसे उसके लिए फिर न्यायालय में चुनौती दी गई और उनको वेतन दिया गया, और दूसरे में भी वही अधिकारों का उल्लंघन है। तो अधिकारों का महत्व क्या है कि अधिकार नहीं लिखे रहेंगे तो उनका उल्लंघन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर अधिकारों का घोषणा पत्र। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। अधिकारों का महत्व और उसे लागू किए जाने का महत्व। अधिकार होने भी चाहिए, और सेकंड एग्जाम्पल में लागू नहीं हो रहे थे। अधिकार तो थे लेकिन लागू नहीं हुए, तो 54 साल तक जेल में रहा। ठीक है, इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। संविधान में ही अधिकारों को सूचीबद्ध किया जाता है। प्रजातंत्र में मतलब यह सुनिश्चित, मतलब मतलब संविधान में सूचीबद्ध कर देता। संविधान में लिख दिया गया ना सूचीबद्ध इसको। सूचीबद्ध सूचीबद्ध। सूची बना देगी ना। सूचीबद्ध मतलब लिख दिया गया। अच्छा। आर्टिकल 1, ठीक। आर्टिकल 2, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, ये सब सूचीबद्ध कर दिया गया ना, लिख दिया गया उसके अंदर। हम्म। ठीक है, हम्म। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। ठीक है, तो सब प्रजातंत्र में ये सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार हैं जिन्हें सरकार मान्यता दे रही है, सदैव मान्यता देनी पड़ेगी सरकार को। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी ही सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों को की ऐसी ही सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। सरकार की जो पावर है उस पे उसकी सीमा निर्धारण करता है कि आप इससे ऊपर काम नहीं कर सकते। इनके अधिकारों का हनन हो रहा है अगर आपके किसी काम से, तो वो काम आप नहीं कर सकते हो। आप इसी के अंदर ही काम करोगे, इस दायरे के अंदर काम करोगे, ताकि इनके अधिकारों का हनन ना हो। और उसका उल्लंघन हो जाने पर उसका उपचार सुनिश्चित भी करता है। ठीक है, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है? सरकार को रोकता है नागरिकों के अधिकार के विरुद्ध काम करने से, और अगर उल्लंघन हुआ है तो उसका उपचार भी सुनिश्चित करता है वो घोषणा पत्र। ठीक है, संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? ठीक है, अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ठीक है, नागरिक के अधिकारों को, जैसे अगर मान लिया जाए आपका अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, लेकिन आपको किसी ने अपने घर में कैद कर रखा है। ठीक है, कैद कर लिया है, तो आपकी स्वतंत्रता का अधिकार का हनन किया उसने। ठीक है ना, आपके स्वतंत्रता के अधिकार को हनन किया है। तो ये अधिकार का हनन कोई भी कर सकता है, सरकार भी कर सकती है या कोई व्यक्ति या संगठन भी कर सकता है। ठीक है, तो उससे खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में
व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि सरकार उसको सुरक्षा दे। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और पहला चीज क्या है कि आपको आपको अधिकार है कि साफ सरकार आपके लिए काम करे, और फिर सरकार भी प्रतिबद्ध है कि वो आपके लिए काम करे। ठीक है, सरकार आपके लिए काम करे, इस आपको ये अधिकार है कि सरकार आपके लिए काम करे, और सरकार आपके लिए काम करे, ये सरकार प्रतिबद्ध भी है इसके लिए, दोनों तरफ से है। ठीक है ना, आपको आपको ये राइट है कि आप सरकार आपको आपको संरक्षित किया गया। संरक्षण कौन दे रहा है? सरकार दे रही है संरक्षण। आपके अधिकारों को संरक्षित कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है सरकार, और सरकार ये काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग जो हैं, कार्यपालिका, विधायिका, नौकरशाही और न्यायपालिका, अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। एक तो था कि आपका कोई अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है अधिकारों को, पहला ये था किसी व्यक्ति से या निजी संगठन से, और दूसरा क्या है, सरकार से ही खतरा हो सकता है कि सरकार के विभिन्न अंग जो हैं वो भी व्यक्तियों के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दो, निजी व्यक्ति या गुण संगठन या फिर सरकार, दोनों से खतरा होता है। ठीक है, तो उसके बाद है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, मैंने बताया था कल, अनुभव वाली बात बताई थी कि अनुभव होता है तभी उस चीज को डाल सकते हैं संविधान में। ठीक है, जिस चीज का अनुभव ही नहीं हुआ होगा, तो अधिकारों के हनन का अनुभव था। जो राष्ट्रवादी लोग लड़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन में, उनको अनुभव था कि अधिकार कितना इंपॉर्टेंट होता है, अधिकार का महत्व कितना है। ठीक है, तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों के महत्व को समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। समझ रहे हो, जो नेता थे उन्होंने ही स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही मांग की थी कि अंग्रेज शासक जो है जनता के अधिकारों को आदर करें। तो इसलिए 1928 में, पहली बार 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। ठीक है, अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी मोतीलाल नेहरू ने। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने का भी सबकी राय ली जाएगी। ठीक है, एक थी। ठीक है, जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में क्या राय बन गई थी पूरे देश की कि जो अधिकार होने चाहिए सबको मिलने चाहिए अधिकार। ठीक है, एक राय बन चुकी थी 1928 में, पहली बार मोतीलाल समिति ने इन अधिकारों के घोषणा पत्र की बात की थी, मांग की थी। ठीक है, तो ये तय हो गया था कि संविधान स्वतंत्रता के बाद ये अधिकार मिलेंगे, सबकी राय थी इसके ऊपर, एक ही थी। ठीक है, संविधान में जो अधिकार मांगे गए थे उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया, लिख दिया गया, एक सूची भी बना दिया गया। ठीक है, सूचीबद्ध कर दिया गया। इन अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए सूचीबद्ध किया गया है। और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उसका उल्लंघन ना करे। संविधान ने खुद यह सुनिश्चित किया है कि सरकार इसका उल्लंघन ना करे। ठीक है, आर्टिकल 13 में ये सुनिश्चित किया गया है। आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13 में ये सुनिश्चित किया गया है कि सरकार द्वारा बनाया कोई भी कानून तुम्हारा क्या कहते हैं, फंडामेंटल मौलिक अधिकारों का हनन ना करे। ठीक है, उसके बाद क्या है, मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। ठीक है, साधारण अधिकारों से भिन्न होते हैं मौलिक अधिकार। कैसे? आपका स्क्रीन क्यों नहीं है हो रहा कुछ? हाँ, आ गया। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमारे अधिकारों से, अन्य अधिकारों से भिन्न है। ठीक है, जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लेना पड़ता है, वहां मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन लेता है?
संविधान खुद करता है, संविधान हाँ? खुद रक्षा करता है इसकी, ठीक है। साधारण कानून की, साधारण ये तो अधिकारों की बता। रक्षा कौन करता है? साधारण कानून, साधारण कानूनों की। हाँ, म्यूट कर लो सब, हाँ, मेरी आवाज कैसे रिपीट हो रही है? ठीक है, साधारण कानूनों की रक्षा, साधारण कानून अधिकारों की रक्षा कौन करता है? साधारण कानून। लेकिन मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? स्वयं संविधान, ठीक है, स्वयं संविधान इसकी रक्षा करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून द्वारा, कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। सामान्य अधिकार जो होते हैं, संसद उसको कानून बना के बढ़ा सकती है, घटा सकती है, खत्म कर सकती है, नया बना सकती है, कुछ कर सकती है सामान्य अधिकारों को। लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन जो है उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए पूरे संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, चाहे स्वयं कार्यपालिका हो, प्रधानमंत्री हो, पूरा विधायिका हो या न्यायपालिका, कोई भी अंग हो, वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों का हनन को कैसे रक्षा मिलती है, ठीक है। रोकने की शक्ति और घोषणा सरकार के, घोषणा सरकार क्या चीज? ये साइड में दिया घोषणा पत्र वाला दक्षिण ये अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका का है, फालतू है, इतना वक्त भी नहीं है, ठीक है। तो इसके क्या रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व किसके पास है? न्यायपालिका के पास है, ठीक है। सरकार इसका हनन ना करे, ठीक है, उसकी, उसका उत्तरदायित्व किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य, विधायिका या कार्यपालिका किसी कार्य निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। उस कानून को या निर्णय को, कार्य को या निर्णय को अवैध घोषित कर सकती है न्यायपालिका। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित नहीं है। मतलब जैसे सरकार, आपने क्या किया, सरकार की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, मौलिक अधिकार लिख दिए गए, सरकार इन मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मौलिक अधिकार भी असीमित है, मौलिक अधिकार भी सीमित है। अगर कोई अधिकार आपको मिला है तो उसकी एक सीमा है, अधिकार की भी एक सीमा है, ठीक है। अधिकार इससे ऊपर नहीं, जैसे बोलने का अधिकार है तो सीमित है कि आपके बोलने से किसी को चोट तो नहीं पहुंच रही है, ठीक है, किसी के धर्म के विरुद्ध तो आप नहीं बोल रहे हो। अगर आपको कहीं भी जाने का अधिकार है तो ऐसा नहीं ना कि जो बॉयज होता है गर्ल्स वॉशरूम में घुस सकता है, वो सब नहीं है ना, कहीं भी जाने का अधिकार नहीं है, कहीं भी आप जा सकते हो भारत के अंदर। तो आप अरुणाचल प्रदेश और कुछ जगह है जहाँ ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय सोसाइटी रहती है, वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है, आप स्वतंत्र नहीं हो, एक लिमिटेशन होती है ठीक है। इसमें भी। तो औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है सरकार जो है, औचित्यपूर्ण, कि हाँ इतना प्रतिबंध है, लगना चाहिए, ताकि किसी और को, आपके अधिकारों से किसी और के अधिकारों का हनन ना हो। तो क्लास 6 या 7 में पढ़ा था कि आपका अधिकार वही अधिकार मान्य होगा जिससे किसी और के अधिकारों का हनन ना आ रहा हो, ठीक है। अब कहाँ पहुंचे, क्या समझे? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए घोषणा पत्र से करें, और ये सब फालतू है, ठीक है। तो उसके बाद है सबसे पहला अधिकार, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 में लिखा गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 14 समता का अधिकार, इसमें क्या है, निम्न दो स्थितियों पर विचार करें। दो आपको स्थितियां, काल्पनिक स्थितियां दे दी गई हैं, वो इस पर विचार करना है। पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं, क्या आपको उनके मौलिक अधिकारों का हनन, उल्लंघन दिखाई देता है? पहली स्थिति क्या है, स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसने, उसका दोस्त भी था उसके साथ, गांव में एक होटल में चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, और पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसका नाम पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद में दुकानदार ने स्वदेश कुमार को एक सुंदर कप में चाय दी और उसके दोस्त को एक कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह दलित था। स्वदेश कुमार से पता था दुकानदार को यहाँ ऊपर कास्ट का है, तो इसको तो एक सुंदर प्याली में चाय दे दी, ठीक है। और जो नीचे वाले, जो दूसरा दोस्त था, उसका नाम जब पूछा तो पता लगा वो दलित था, तो उसको एक कुल्हड़ में चाय दे दी उसने। तो क्या यहाँ पे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है? पहली हुआ बात, है। ठीक है। दूसरी बात, टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 सदस्यों को यह आदेश दिया गया कि वे आगे समाचार ना पढ़ें।
और वे सभी महिलाएं थी। ठीक है, वो सिर्फ महिलाएं थी इस और उनको मना कर दिया, जिनको मना किया वो सारी महिलाएं थी। इसका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन उस 45 वर्ष की उम्र के ऊपर में 2 लोग और थे जिन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। ठीक है, 10 लोग थे, 10 में से 6 पुरुष थे, 4 महिलाएं थी। 6 में से 4 पुरुष थे, वो 45 साल से नीचे थे। ठीक है, और 2 पुरुष थे 45 साल से ऊपर थे, और 4 महिलाएं 45 साल से ऊपर थी। ठीक है, तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि ये 45 से ऊपर थी, लेकिन इस पे नहीं लगाया गया कोई प्रतिबंध। इस पे क्यों लगाया गया? क्योंकि ये महिलाएं थी। तो ये आखिर आखिर रीजन क्या मिला उनको? रीजन यही हुआ ना कि ये महिलाएं थी इसलिए प्रतिबंध लगाया गया। तो क्या यहाँ हनन हुआ है अधिकारों का? 2 स्थितियां, दोनों में हनन हुआ है। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। तो वही समता का अधिकार है। आपके साथ बराबरी का कोई भेदभाव होता है तो आपको अधिकार चाहिए होता है उससे लड़ने के लिए। ठीक है, अगर भेदभाव होता है आपके साथ तो उसके लिए आपको लड़ने के लिए अधिकार चाहिए। तो भारत संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है, और पहला है समता का अधिकार। ये एक पेज पे लिख दिया है इसने। ठीक है, ये पढ़ लेना आप, जब तक चैप्टर चल रहा है उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये भेदभाव के जो अपन 2 उदाहरण पढ़े हमने 2 उदाहरण पढ़े, एक जाति के नाम पे भेदभाव और एक लिंग के आधार पर भेदभाव, पुरुष और महिला के आधार पर भेदभाव। ठीक है, 2 भेदभाव थे। ये भेदभाव ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण है, ये दोनों भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण थे। ठीक है, एक में जाति और दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। आपकी राय में क्या ये भेदभाव उचित है? नहीं है। समता का अधिकार जो है ऐसे और कौन बाजा बजा रहा है यार यहाँ पे? ठीक है, तो इन भेदभाव से लड़ने के लिए कौन से अधिकार दिए गए? समता का अधिकार दिया गया। समता का अधिकार ऐसे और अनेक प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। क्या करता है? म्यूट कर लो। यह सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, पूजा स्थल में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यह उपर्युक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। इन आधारों पर, किन आधारों पर? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर लोक सेवाओं में भी अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो उसको भी मना किया जाता है, उस पर भी प्रतिबंध है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था पहले। यह आर्टिकल 15 की बात कर रहा है। ठीक है, समता के अधिकार की बात कर रहा है, समानता के अधिकार की बात नहीं कर रहा। हमने ऊपर गलत पढ़ दिया था। ठीक है, ये समानता का अधिकार नहीं है, समता का अधिकार है। ठीक है, देखो समता के अधिकार में एक 14 है, फिर 15 है। ठीक है ना, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। ठीक है, समता के अधिकार में कई अधिकार आते हैं। समानता का अधिकार, भेदभाव के निषेध का अधिकार। ठीक है, ये 15वां है। ठीक है ना, ये 15वां है, ये 14वां है। ठीक है, तो जो हमने नीचे एग्जाम्पल अभी पढ़ा है वो समता के अधिकार का 15वें का बता रहा है, आर्टिकल 15 की बात कर रहा है। अरे यार कहाँ चला गया, कितना नहीं चला गया। ठीक है, तो समता का अधिकार क्या करता है? ऐसे भेदभाव को समाप्त करता है। 15वां अधिकार जो है वो ऐसे भेदभाव को समाप्त करता है। फिर है छुआछूत की प्रथा, यही पहले चली आ रही थी, यह भी असमानता का सबसे भद्दा रूप है छुआछूत जो है। तो समता का अधिकार जो है वो इसको भी समाप्त करता है। समता के अधिकार में कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या करता है? इसे भी समाप्त करता है। ठीक है, ये जो लोक सेवाओं में जो भेदभाव, जो लोक सेवाओं में वर्जित किया गया था, आर्टिकल 16 की बात कर रहा है। ठीक है, और ये जो सार्वजनिक स्थलों की बात कर रहा है, आर्टिकल 15 की बात कर रहा है। ठीक है जी, सार्वजनिक स्थलों पर कोई भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 में लिखा गया है। आपके साथ जो नौकरी चाकरी में भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 में लिखा गया है। 17 में क्या है? छुआछूत की बात की जा रही है।
और उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई, केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य के किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 18 आर्टिकल 18 की बात कर रहा है। कोई भी अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता। जैसे पहले लगाते थे चौधरी रमन सिंह, चौधरी राय बहादुर, ठीक है, राय बहादुर लगाते थे, राजा लगाते थे। ये सब उपाधियां जो थी बंद खत्म कर दी गई है। अब कोई उपाधि नहीं लगा सकता। ठीक है, ठीक है, ये उपाधि लगा सकता। कौन सी उपाधि लगाएगा? जनरल, कर्नल या फिर प्रोफेसर के लिए डॉक्टर, ये उपाधियां लगा सकता है, क्योंकि अकेडमिक उपाधियां हैं, सैनिक और अकेडमिक। सैनिक और शिक्षा के क्षेत्र में, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई आपको उपाधि उपलब्धि मिली है तो उसे आप लगा सकते हो अपने नाम के आगे, बाकी कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते। ठीक है, इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। समता का अधिकार क्या प्राप्त करता है? सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास भारत को, सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त हो सके। ठीक है, हमारे लोकतंत्र की क्या उम्मीद होती है कि सभी लोग बराबर हो जाएं। ठीक है, तो ये समान प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त हो सके। इसके बाद क्या है? क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी? संविधान की प्रस्तावना याद है किसी को? पूरा याद नहीं है, याद है भारत प्रस्तावना के क्या है। लोग भारत को कुछ बनाना ठीक, चाहते थे। ठीक है, हम उसमें भारत के लोग संपन्न हैं। तो यह समानता को कैसे परिभाषित करती है प्रस्तावना जो है? आप पाएंगे कि प्रस्तावना जो है उसमें समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ठीक है, दो समानताओं का जिक्र किया गया है किसमें? प्रस्तावना में, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब क्या होता है? समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, नौकरी और शिक्षा दोनों क्षेत्र में। ठीक है, समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त है पहले से है, तो वहां समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं, ठीक है, महिला है, सॉरी, और पुरुष है, तो अगर देखा जाए तो एक समान नहीं है, दोनों समाज में पहले से ही इसको महिला के साथ सदियों से भेदभाव हो रहा है। ठीक है, ये भेदभाव का शिकार है। तो अगर दोनों को एक, म्यूट करना सब अपना, आवाज किसकी आ रही है? तो अगर दोनों को एक ही एग्जाम के लिए बैठा दिया जाएगा, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम हुआ और एक ही लेवल का एग्जाम हुआ, ठीक है, एक ही स्टैंडर्ड का, तो कम महिलाएं पास कर पाएंगी ना इसको, क्योंकि काफी महिलाएं तो अब पढ़ना लिखना शुरू करी हैं। ठीक है, जो बौद्धिक विकास होता है वो बहुत पहले से होना शुरू हो जाता है जनरेशन में। ठीक है, तो महिलाएं बहुत पहले से पिछड़ी हुई है। फिर हो गया आपका जाति के आधार पर, जाति के आधार पर कुछ जातियां जो बहुत पहले से पिछड़ी हुई हैं, ठीक है, पिछड़ी जातियां हैं जिनको अब जाके स्वतंत्रता के बाद पढ़ने, किताब छूने या पढ़ने का अधिकार मिला। तो क्या उनको एक ही एग्जाम में अगर बैठा दिया जाए और एक ही तराजू में दोनों को तौला जाए तो सही रहेगा? दोनों को अगर एक ही तराजू में तौल दिया जाए तो क्या सही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो पहले से एक का पलड़ा भारी है और एक का पलड़ा तो पहले से ही हल्का हो रखा है, जो दलित है। तो क्या किया गया इसके लिए? क्या किया गया? तो संविधान ने स्पष्ट कर दिया इसके लिए कि सरकार बच्चों, महिलाओं और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनकी बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं या निर्णय लागू कर सकती हैं। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार दिया गया है मुझे और तुम्हें कि हम दोनों समान हैं, ठीक है, अवसर हम दोनों को समान मिलेंगे, इसके बावजूद संविधान ने खुद स्पष्ट किया है कि सरकार चाहे तो तुमको, अगर तुम पिछड़े हुए हो तो तुमको समान अवसर देने के लिए तुमको कुछ प्रोत्साहन दे सकती है। ठीक है, विशेष योजनाएं तुम्हारे लिए ला सकती है। अगर तुम पिछड़े हो, अगर मैं पिछड़ा हुआ हूँ तो मेरे लिए कुछ विशेष योजनाएं ला सकती है सरकार। तो ये क्या है आपका 15 का 3 और 16 का 3। ठीक है, 15 के 3, 4, 5 और 6, 16 का 3, 4,
5 और 6 ये आरक्षण के लिए है। ये सारे आर्टिकल किस लिए? आरक्षण के लिए है कि सरकार अगर कोई पिछड़ा हुआ है नौकरी में या शिक्षा में, तो सरकार क्या कर सकती है, उस जाति को या उस धर्म के इंसान को, जो व्यक्ति है, समूह को कुछ नए कुछ विशेष योजनाएं दे सकती है। ठीक है, आपने नौकरियों और स्कूल में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में सुना होगा। आपको संभवतः आश्चर्य होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद आरक्षण क्यों है। ठीक है, आप अगर सोच रहे हो कि संविधान में तो समानता का सिद्धांत है, समानता के सिद्धांत में बना है संविधान कि सबको समान है, तो फिर आरक्षण क्यों? आरक्षण क्यों? तो आरक्षण इसीलिए क्योंकि तराजू में दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। अगर एक पलड़ा पहले से भारी है और एक पलड़ा हल्का है तो दोनों को पहले बराबर करो। ठीक है, तभी तो दोनों का देखोगे ना कंपटीशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंपटीशन का क्या मतलब होता है कि दोनों व्यक्ति जो कंपटीशन में जो सारे लोग हैं वो पहले से ही एक बराबर हैं। ठीक है, अगर वो पहले से ऊपर नीचे है, मान लीजिए आपने एक 10वीं क्लास के बच्चे को उठाया और तीसरी क्लास के बच्चे को उठाया और दोनों से एक एग्जाम ले लिया, तो कौन ज्यादा पास करने के चांस होंगे? 10वीं वाला ज्यादा पास करने के चांस होगा तीसरी वाले से। हमने तो यहाँ गलत कर दिया, तराजू में पलड़ा ही गलत, वजन गलत चूज कर लिया। तो उसी तरह एक अगड़ी जाति है और एक पिछड़ी जाति है। तो पिछड़ी जाति वाला क्योंकि सदियों से उसके साथ भेदभाव हुआ है पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में, तो उसको पहले ऊपर लाना होगा, तराजू को पहले बराबर करना होगा, और इसीलिए क्या किया गया, आरक्षण का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 16 का सब अनुच्छेद जो होता है वो क्या साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। संविधान ने खुद कह दिया कि आरक्षण जो है उसको समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना को देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आरक्षण दिया जाए। अवसर की समानता इस तभी पूरी होगी ना जब सबको समान अवसर तब मिलेगा जब सब पहले से ही समान स्तर पर खड़े हैं, तभी तो कंपटीशन होगा ना। तो इसीलिए आरक्षण जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। हमने अभी पढ़ाया समानता का अधिकार, समता का अधिकार। समता का अधिकार में 14, 15, 16, 17 और 18 था। 14 था कानून के आगे सब समान है। फिर उसके बाद है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, जाति, लिंग और क्या कहते हैं जन्म स्थान आदि के आधार पे। फिर है अवसर की समानता, अवसर यानी नौकरी चाकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद है छुआछूत नहीं किया जाएगा। तीसरा है उपाधि नहीं देगी। ठीक है ना। तो 15 में और 17 में क्या किया गया, आरक्षण भी यूज किया गया। 15, 4, 5 और 6, 16, 4, 5 और 6 ये आरक्षण के लिए लगाए गए। ठीक है, ताकि बराबर कर दिया जाए पलड़े को। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से स्वतंत्रता का अधिकार शुरू है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा गया, अनुच्छेद 21 तो बाद में आएगा। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। आपको ये दोनों आप अगर बराबरी नहीं है, यहाँ से मैं दोबारा पढ़ता हूँ क्योंकि 1 मिनट रह गया, खत्म कट जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है,